स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। मलिक को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 2 पार्षद समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है मामले में, और दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब्दुल मलिक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है मलिक, और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है और मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड हल्द्वानी हिंसा को लेकर मास्टरमाइंड जो है गिरफ्तार कर लिया है, और दिल्ली पुलिस ने जो है इस अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया है। तो 2 पार्षद समेत 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब जो है फिलहाल मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, हिंसा का मास्टरमाइंड यानी कि अब्दुल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जो पूरे घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था अब्दुल मलिक, उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर यही है, जिसकी जो संयुक्त टीमें थी, उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस की जो संयुक्त टीमें थी, उन्होंने आज उसकी गिरफ्तारी की है। अब माना जा रहा है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच ये गिरफ्तारी हुई है। अभी तक मैं बताऊं तो 60 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। 5000 से अधिक जो लोग हैं उन्हें उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है अज्ञात। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने जिस तरह से रवैया रखा था कि पहले दिन से ही कि कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी, और साथ साथ जितने भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनको जेल में बंद किया जाएगा। उसी के तहत पूरे मास्टरमाइंड या पूरे घटना को अंजाम देने वाला और लोगों को उकसाने वाला जो मलिक था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, क्योंकि मौके के बाद से ही जो मलिक था वो फरार था और उसकी तलाश उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में की जा रही थी। और इंडिया वॉइस का भी ये कह रहा था कि जो टीम है वो रवाना हो चुकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस अपना कार्य कर रही है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी साफ कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और साथ साथ जितने भी दोषी होंगे उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उसके तहत अगर मैं मलिक की बात करूं तो मलिक के जो पिता है, उन्हें किसी ने तोहफे पर ये पूरी ज़मीन दी थी, लेकिन ये कृषि की भूमि थी। उसके बाद ये पूरी तरह से, जो कहा जा सकता है, पूरी तरह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, और उस पर अवैध कब्जा इसके द्वारा किया गया था। और जो धार्मिक प्लेस वहाँ पर बनाई गई थी, कुछ साल ही हुए थे, और लेकिन उसे भड़काने का काम किया गया। जब उसे तोड़ने की कोशिश की गई तो उसी के द्वारा जो लोग थे उन्हें भड़काने की कोशिश की गई कि हमारी धार्मिक प्लेस तोड़ी जा रही थी। लेकिन पहले से ही वहाँ पर ना कोई कहा जा सकता है इबादत हो रही थी, ना कोई मदरसा चल रहा था, लेकिन पूरी तरह से सील कर चुकी थी पहले से ही गवर्नमेंट। लेकिन जिस तरह से मलिक ने लोगों को भड़काने की कोशिश की, और उसके बाद इतना बड़ा दंगा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, करीब 100-300 लोग घायल हुए। तो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड को अब गिरफ्तार किया गया है, और उससे अब कई सवाल पूछे जाएंगे कि क्या मोटिव था उसके पीछे, कि उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, कि उसने एक अवैध अतिक्रमण को कब्जे में लेकर उसके बाद जब सरकार ने उस पर बुलडोजर चलाया तो उसने लोगों को भड़काने की कोशिश क्यों की, इसे सांप्रदायिक माहौल क्यों बिगाड़ने दिया। तो ऐसे में कई सवाल पूछे जाएंगे उससे। तो फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है, और जो उत्तराखंड के पुलिस के जो अधिकारी हैं फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं अभी। जी, और हमारे साथ हल्द्वानी से अमित चौधरी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक वो गिरफ्तार हो गया है, और पुलिस जो है वहाँ उसे लेकर रवाना भी हो चुकी है। क्या लगता है पूछताछ की जो कार्रवाई है कब तक शुरू की जा सकती है? देखिए जूही, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से पूरा 8 तारीख के बाद से बदला है पुलिस की गिरफ्त में, जिस तरीके से अब यहाँ पर जो आरोपी वो आ रहे हैं, और अभी ये आंकड़ा 60 से ऊपर जा चुका है लगभग। कहा जा सकता है कि करीब 100 के आसपास जो है गिरफ्तारी हो चुकी है, और अभी क्योंकि जो नामजद यहाँ पर पकड़े गए हैं वो करीब उसकी संख्या 20 पहुंच चुकी है। और साथ ही यहाँ पर जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की बात की जा रही थी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, साथ उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, और उसको लाने की तैयारी यहाँ पर लगातार की जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, अब कहीं ना कहीं बंदरपुरा के हालात
पहले से सुधरते नजर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो गतिविधियां थी उपद्रव की वो ना के बराबर इसलिए हो गई है। 8 तारीख का जब कर्फ्यू लगाया गया था तब से लेके अभी तक लगातार वहां पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। यहाँ पर बात की जाए पुलिस कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगातार बने गए, ड्रोन से लगातार यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और जो आरोपी क्योंकि वीडियो फुटेज के आधार पर क्योंकि मीडिया कर्मियों से भी लगातार वीडियो फुटेज मांगी जा रही है, पुलिस के पास जो वीडियो फुटेज है उससे वहां पर पहचान की जा रही है और उनको यहाँ पर ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। अभी क्योंकि 5000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसके लिहाज से पुलिस एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करने जा रही है, लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। अब्दुल मलिक की अगर बात की जाए तो उसको गिरफ्तार होने की यहाँ पर जानकारी जरूर आई है, लेकिन अभी ऑफिशियल यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है और हल्द्वानी उसको कब लाया जाएगा इसकी भी जानकारी, लेकिन इतना जरूर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब कहीं ना कहीं पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे तेज करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पूरा मामला था उससे अब्दुल मलिक को यहाँ पर मेन एक्यूज बनाया गया है और उसी की सह पे सारी घटना हुई है। क्योंकि ये मामला जो है लंबे समय से, अगर 2009 की बात करें तो उस समय जो नगर निगम का ये यहाँ पर जो जगह थी अब्दुल का बगीचा, यहाँ पर मलिक का बगीचे के नाम से सबसे पहले इसको घेरने के इरादे से यहाँ पर मदरसा और मस्जिद बनाए गए। उसके बाद नगर निगम की जमीन को प्लॉटिंग करके बेचा गया, हालांकि उसमें भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पक्के मकान बना दिए गए। और अब क्योंकि पुलिस तामीर पर साफ कहा गया था कि प्रदेश के अंदर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई की जाए, उसके तहत प्रशासन ने कार्रवाई की। लेकिन जिस तरह का वाक्य यहाँ देखने को मिला, जो बर्बरता कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई यहाँ पर दूसरे लोगों की तरफ से, दंगाइयों की तरफ से, तो उससे कहीं ना कहीं पूरा यहाँ पर शहर आघात है और उसी के तहत अब ये कार्रवाई की जा रही है। बटरपुरा में अभी कर्फ्यू लगातार बना हुआ है, हालांकि और जगह पर ढील दे दी गई है। इंटरनेट सेवा जो है और शहरों में शहर के अन्य हिस्सों में सही कर दी गई, लेकिन वहां पर इंटरनेट सेवा नहीं है, तो पूरी तरीके से 454 व्यवस्था की गई है, नजरबंद किया गया है बटरपुरा क्षेत्र को और गिरफ्तारी लगातार कहीं ना कहीं लगातार की जा रही है। जी तुषार, अगर हम बात करें हिंसा की तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोगों को क्षति हुई है, इससे निगम जो सरकारी संपत्ति है उसको भी क्षति हुई है और अभी जो है इसमें 2 पार्षदों के नाम भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं इसके तार जो है ना सिर्फ अराजक तत्वों बल्कि नेताओं से भी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पार्षदों के उसमें नाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले से ही प्री प्लान किया गया है और किस तरह से पूरी घटना को या फिर पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। पेट्रोल बॉम्ब्स बुलाए गए, मंगाए गए। ये सूत्रों के अनुसार ये पूरी घटना ये बताई जा रही है कि बरेली से जो पेट्रोल पंप बनाने वाला व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा था, उसके बाद उसे बरेली भी भेजा गया। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक टीम पहुँची हुई है, जो ऐसे लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, जो फिलहाल में हल्द्वानी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बरेली में अपना उन्होंने घटना के ठीक बाद वहाँ का ट्रैवल किया है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, एक टीम वहाँ पर भी भेजी गई है, क्योंकि हर एंगल से जो पुलिस है वो चेकिंग कर रही है। जिस तरह से 2 पार्षदों का नाम सामने आया उससे पॉलिटिकल एंगल भी लिया जा रहा है, क्योंकि किस तरह से क्योंकि चुनाव सर पर है, ऐसे में जो नेता है या फिर कहा जा सकता है राजनीति है वो इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिलहाल इसे एक सांप्रदायिक भी नहीं कहा जा रहा है, साथ साथ इसे एक घटना के रूप में अभी देखा जा रहा है कि किस तरह से जो टीम पहुंची थी, जो कार्रवाई का जो विरोध किया गया वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस तरह की जो घटना को अंजाम दिया, हिंसा को अंजाम दिया, वो लोगों के द्वारा उनकी जब चिन्हीकरण किया जा रहा है, किस तरह से सीसीटीवी की मदद से और साथ साथ जो वीडियोस वहाँ पर आई थी तो उसके जरिए जो लोग हैं उनका पहचान की जा रही है कि किसने ये भड़काऊ भाषण दिया था या फिर भड़काने की कोशिश की थी। उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जो 60 लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और जिनकी गिरफ्तारी हुई है, 6 लोग हो गए हैं अभी अब मलिक को मिलाकर, तो उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ये पूरा भड़काने का काम किया गया, किस तरह से ये ईंट पत्थर वहाँ पर रखे गए, पेट्रोल बम किस तरह से बनाए गए, क्या पूरी तरह से प्री प्लानिंग थी कि किस तरह से जो जब नगर निगम की टीम आएगी, प्रशासन की टीम आएगी तो उन पर हमला किया जाएगा। तो उसी के तहत अभी पूछताछ चल रही है। अभी फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मलिक के पकड़ने से कहीं ना कहीं कई चीज़ें साफ होंगी कि किसका पूरा मोटिव था, क्या ये राजनीतिक मोटिव था या सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही थी, या मलिक ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में लोगों को भड़काया था, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। लेकिन मलिक के पकड़ने के बाद ये साफ हो जाएगा। कुछ देर बाद ये साफ तौर पर जो पुलिस है वो भी प्रेस वार्ता कर सकती है कि और स्थिति को समझा सकती है कि किस तरह की पूरी घटना हुई थी और मलिक का इसमें क्या रोल था।
जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तुषार बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और वहीं बीते 8 फरवरी को हल्द्वानी के बलभूरपुरा क्षेत्र में हुए हिंसा के बाद लगातार कर्फ्यू और धारा 144 जो है लागू है। वहीं इलाके में लोगों को तैनात जोनल मजिस्ट्रेट के द्वारा जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा रही है और इसको लेकर हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने खास बातचीत की। सुनिए मजिस्ट्रेट ने क्या कुछ कहा। फरवरी को हल्द्वानी में हुए घटना जो यहाँ पर बवाल हुआ था, उसके बाद से जो अब हालात हैं वो कहीं ना कहीं सुधरते नजर आ रहे हैं। और बात की जाए हल्द्वानी में जो कर्फ्यू है उसमें ढील जरूर दी गई है। बनवरपुरा क्षेत्र जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ पर कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है। आवश्यक या जो जरूरी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको लेकर के यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि वहाँ के लोगों को दिक्कतें ना हो, क्योंकि कर्फ्यू के दौरान किसी को बाहर निकलने की मनाही नहीं है और किसी व्यक्ति को दिक्कत परेशानी होती है तो उसके लिए कहीं यहाँ पर जो जोनल मजिस्ट्रेट है वो तैनात किए गए हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि वहाँ के लोगों को जो परेशान है, दिक्कत है, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई जाए। सर मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप हल्द्वानी के किस एरिया से होकर के आ रहे हैं, वहाँ पर क्या दिक्कत है सर, कैसा माहौल है वहाँ का, क्योंकि 8 तारीख की घटना के बाद काफ़ी कुछ बदल गया उस जगह पे? देखिए अभी अंदर स्थिति सामान्य है और स्थितियाँ मुझे लगता है जल्दी जल्दी सामान्य होती जाएंगी जैसे समय बीतता जाएगा। लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इसलिए आवश्यक सुविधाएं उनके वहीं तक पहुंचाई जा रही हैं और ढील देने से कहीं स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए आवश्यक सामग्री ना मिलने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। हमारी सबसे पहले की स्थिति यही है कि सबसे पहले उनका आवश्यक सामग्रियाँ, उनको दैनिक जीवन की सारी सामग्री उनको मिल जाए, इसलिए उनके घर घर तक वहीं पहुँचाई जा रही हैं। सर कर्फ्यू लगातार क्योंकि बनवरपुरा क्षेत्र में अभी भी लागू है और जो सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ पर चाक चौबंद की गई है, आप लोग किस तरह से वहाँ पहुँचे, लोगों से कैसे बातचीत हुई और लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आपने वहाँ बातचीत की होगी? देखिए अभी तक तो जो लोग वहाँ पर कह रहे हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और उनको कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद है कि जल्दी स्थिति सब नॉर्मल हो जाएंगे। सर जैसे आपको वहाँ पर तैनात किया गया, किस प्रकार से सर आपका एरिया है और किस प्रकार से आपके और क्या काम है, किस प्रकार से आप वहाँ की निगरानी कर रहे हैं? देखिए हमारे पास सारे फोर्स है, CO साहब वगैरह हैं, इंस्पेक्टर साहब वगैरह, हर नाके पे, हर मोड़ पे, चौकी पे पुलिस फोर्स और CRPF और हमारे ITBP सब पूरी तैनात है वहाँ पे। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था कहीं से भी किसी भी तरह से फैलने न पाए। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनवरपुरा क्षेत्र में लगातार क्योंकि अव्यवस्था ना फैले उसको लेकर के प्रशासन ने लगातार तैयारी की है। 5 जोन में यहाँ पर बनवरपुरा क्षेत्र को बांटा गया है, 7 यहाँ पर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, उन्हीं की तरफ से लोगों के बीच में जाया जा रहा है और यहाँ पर उनको जो ज़रूरत की उनकी चीज़ें उन तक पहुँचाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये सारे बॉर्डर्स एरिया हैं बनवरपुरा क्षेत्र के, यहाँ पर लगातार पुलिस तैनात है और अंदर किसी को भी जाने की मनाही नहीं है। हम लोगों को भी कहा गया है कि सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए आप अंदर ना जाएं, इसलिए हम यहाँ से आपको स्थिति का जायजा बता रहे हैं। आप साथ देख सकते हैं पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लगे हुए हैं, किसी प्रकार से कोई गतिविधि अगर पाई जाती है तो उस पर फ़ौरन एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है और धारा 144 बनवरपुरा क्षेत्र में लगातार जारी की गई है और किसी को भी यहाँ पर बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। और हल्द्वानी हिंसा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने हल्द्वानी घटना में प्रशासन की संलिप्ति बताई है। इसके साथ हिंसा की जांच पारदर्शी बनाने के लिए हाई कोर्ट की सिटिंग या रिटायर्ड जज से करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा जब प्रशासन ने पूरे लैंड को कब्जे में ले लिया था तो अतिक्रमण क्यों किया गया, ध्वस्तीकरण क्यों किया गया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाकर कहा कि प्रशासन ने भीड़ को उकसाने का काम किया है जिसके कारण यह हिंसा हुई है। लगातार जो गुप्तचर हैं, जो इस टाइप की एजेंसीज हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि वहाँ इस तरीके की आशंका है। उन आशंकाओं को दरकिनार करते हुए वहाँ कार्रवाई की गई, वो भी रात के समय में। आप क्यों 4 बजे के बाद गए? आप ये काम आपने सुबह 9 बजे क्यों नहीं स्टार्ट किया, 10 बजे क्यों नहीं स्टार्ट किया? 4 बजे का मतलब 1.5 घंटे के बाद अंधेरा हो जाना है, तो क्यों उस टाइम का चयन हुआ, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। और एक बात और है कि आप ने जो है डिप्लोशन जो था उसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की? आपने ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या वहाँ की स्थिति है? और जिस संपत्ति को सरकार पहले ही जब्त कर चुकी, जिसको पहले सील कर चुकी, तो उसको तोड़ने का इस तरीके से तत्परता क्या थी? सरकार ने उसको ऑलरेडी सील कर दिया था, वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। सरकार ने उसको एक्वायर भी कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। जैसा कि वहाँ का जो अधिकारी जिसके मैं दोष कह रहा हूँ वो कह रहा हमने गौ सदन खोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? आपका उद्देश्य क्या था? भूमि खाली करने के बाद आपको इतनी तत्परता क्यों थी कि वहाँ गौ सदन खोल दिया जाए?
मामले को शांत होने देना चाहिए था। तो ये सारे जांच के पहले हमने चाहा है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की देखरेख में जांच हो। प्रशासनिक अधिकारी अगर जांच करेंगे तो वो निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें प्रशासन के लोग लिप्त हैं। खबर लक्सर से है, जहां हल्द्वानी में हुए उपद्रव को लेकर हरिद्वार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की गतिविधियों पर भी प्रशासन की चौकसी निगाहें बनी हुई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हल्द्वानी घटना को अफसोसजनक बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि सबको प्रशासन का सहयोग और कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। नहीं, शांति रहनी चाहिए। देखो, आपस में मिलजुल रहना चाहिए और उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही। वो लीगली और कानूनी रूप से करें और उसको कानूनी रूप से कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर अपनाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, याचिका लगाएं अपनी, और अगर वहां से कोई सिस्टम मिलता है तो उसके अनुसार ही अनुपालन में काम करें। इसके अन्यथा कोई भी इलीगल काम ना करें, उससे व्यवस्था खराब होने का अंदेशा है। और हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें सभी लोग वहाँ के। ये जब से खबर मिली है बड़ा अफसोसनाक हादसा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई भी मसला था तो बैठ के सुलझाना चाहिए और शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। और अगर कानून या कोर्ट हमारे लिए कोई फैसला कर रही है तो हमारे लिए बेहतरी करेगी वो। और देहरादून से खबर सामने आ रही है, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंची कांग्रेस मुख्यालय। कांग्रेस पदाधिकारी और नेताओं के साथ बैठक शुरू। बैठक में लोकसभा चुनावी मुद्दों पर होगा मंथन। कुमारी शैलजा सभी नेताओं में भरेंगे जोश, कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने की देंगी टिप्स। करण माहरा, यशपाल आर्य सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, कांग्रेस पदाधिकारी और नेताओं के साथ जो है बैठक शुरू हो गई है और कुमारी शैलजा सभी नेताओं में जो है जोश भरेंगे और कांग्रेस नेताओं को एकजुट रहने की टिप्स भी देंगी। तो चुनावी मुद्दों को लेकर जो है इस दौरान मंथन किया जाएगा और तमाम कार्यकर्ता जो है कांग्रेस को इस जो है वो इसमें बैठक में शामिल होंगे। और तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, कुमारी शैलजा जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुकी है, बैठक भी बताया जा रहा है कि शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा था और पहले दिन अगर मैं बात करूं तो बैठकों का दौर पहले दिन भी चला, जिसमें जो विधायक थे कांग्रेस के और साथ साथ जो पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद थे या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनसे वार्ता की गई। जो लोकसभा के मुद्दे हैं, उनके जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन्हें पर चर्चा की गई। वहीं अगर मैं आज की बात करूँ तो रविवार की आज भी कुमारी शैलजा करीब 12 बजे जो कांग्रेस मुख्यालय वहाँ पर पहुँची। इस दौरान जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा वहाँ मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य यहाँ पर मौजूद थे और जितने भी अगर मैं कहूँ बड़े नेता, उनसे आज 1-to-1 बात की जा रही है कि किस तरह का उनके मन में क्या है, वो उनके मन में किस तरह की चर्चाएं चल रही है, क्या वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे उसमें यशपाल आर्य हो, हरक सिंह रावत हो या फिर हरीश रावत हो, गणेश गोदियाल हो। इन सभी वरिष्ठ नेताओं से वार्ता की जा रही है कि क्या आपका चुनाव लड़ने का मन है या फिर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस तरह की आपकी पूरे चुनाव में भागीदारी रहने वाली है। तो मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि यशपाल आर्य ने आज साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो नेता प्रतिपक्ष है, साथ साथ पूर्व जो जिनकी ये नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगर मैं बात करूं तो उनका माना जा रहा था कि अल्मोड़ा या फिर जो नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट है, 2 विधानसभा में से कोई सी सीट पे से वो लड़ सकते थे और बड़ी दावेदारी भी उनकी मानी जा रही थी। लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं दूसरे नेता की बात करूं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की, तो माना जा रहा था कि वो गढ़वाल सीट से वो लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने आज भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि मैंने पैनल के सामने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं दरकिनारे होते हुए नजर आ रहे हैं पूरे चुनाव से। इसका क्या लोकसभा चुनाव में कोई असर पड़ने वाला है वो आगे की बात होगी, लेकिन फिलहाल जो बड़े नेता है वो दरकिनारे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो अगर ये चुनाव लड़ते, अगर ये बड़े नेता बड़े चेहरा लड़ते तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो जीत की बात कर रही है कांग्रेस तो जरूर प्राप्त होती। लेकिन ऐसे नेता, जो ऐसे चेहरे अगर दरकिनारे हो रहे हैं तो
तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो भाजपा जिस तरह से जीत का प्रचंड जीत की बात कर रही है वो उनकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज जो प्रदेश प्रभारी पहुंची है उससे ऐसा लगता है कि जो नेता हैं और साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उनके अंदर जोश भरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से बड़े नेता दरकिनारे होते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव से, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किलें इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो है जहां एक तरफ साधने की कोशिश कर रही है पार्टी, तो वहीं एक एक करके जो नेता है वो अपना किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा प्रदेश में अपने 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक जो है की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर मजबूती से लड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा बैठकों का दौर भी जारी है ताकि 5 सीट पर जीत हासिल किया जा सके। तो 2 दिनों के दौरे पर जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा है और चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साधने में जुटे हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसे लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और चुनाव की रणनीति पर जो है कांग्रेस पार्टी के बीच मंथन जारी है और इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची है। वे प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आवाम की देखरेख करें, उनसे सुझाव लें, उनसे मिलें जुलें। ये चुनावों के टाइम पे नहीं होना चाहिए था, ये 5 वर्ष चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी हर चीज चुनाव से पहले करती है और बीजेपी को ये भी जवाब देना चाहिए इसके सवाल पर कि जो एमपीज को 5 गाँव वोट दिए थे उनके क्या हालात हैं, क्या वहाँ स्कूलों के लिए रास्ते बन गए हैं। आपने खुद वीडियो चलाई थी पत्रकारों ने जिसमें बच्चे कूद के गधेरे में जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंच रहे हैं। तो वो सांसदों के द्वारा लिए हुए गांव हैं, उनकी आपने स्थिति सुधारी नहीं। अब ये गांव-गांव प्रवास करके गांव वालों पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, उनको आपके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये ड्रामा बंद करना चाहिए, सच में काम करना चाहिए। और खबर देहरादून से है जहां यूसीसी एक्ट की नियमावली का ड्राफ्ट बनेगा जिसके लिए कमेटी गठित हो गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने नियमावली ड्राफ्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। बढ़ते आगे खबर लक्सर से जहां हरिद्वार में होने वाले नारी शक्ति महोत्सव की तैयारी में तहसील प्रशासन जुटा हुआ है। लक्सर से 4000 से अधिक महिलाएं नारी शक्ति महोत्सव में शिरकत करेंगी। लक्सर खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने बताया कि नारी शक्ति महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। तो नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और जिसकी तैयारी में जो प्रशासन है वो जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस समय 4000 से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में कल 12 तारीख को नारी शक्ति महोत्सव होने जा रहा है हमारा ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में, जिसमें विकासखंड लक्सर से 4000 से अधिक महिलाएं प्रतिभाग करेंगी। शासन द्वारा इनको खाना, नाश्ता, जलपान व्यवस्था सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। एक टोपी और एक बैग भी दिया जा रहा है। और खबर हरिद्वार से है जहां पुण्य श्लोक अहिल्या देवी धर्मपीठ ने पहली बार उत्तराखंड के हरिद्वार में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन किया। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज लोकपाल सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पता है कि अहिल्याबाई होलकर देश की परंपरा में आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व 500-600 वर्ष पूर्व अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारे मठ मंदिरों का उद्धार किया, जिसमें काशी विश्वनाथ जी हैं, सोमनाथ मंदिर है, अन्य जो देश के बड़े मंदिर हैं, मठ मंदिर हैं, उस सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने किया। महाराष्ट्र ही नहीं अभी तो पूरे देश में वो पूजनीय हैं और उनको हम सब कहीं न कहीं एक देवी का अंश मान करके देवी का अवतार मानते हैं। उन्होंने सनातन धर्म को
एक बल दिया है, उस अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से पुरस्कृत यह संस्था सबको करती है। मैं पुनः इस संस्था को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अहिल्याबाई होलकर के बाद इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मठ मंदिरों को, परंपराओं को जो बल मिल रहा है वह निस्संदेह अविस्मरणीय है और वो शब्दों से उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।